अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क से रिलेटेड पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वायरस का ज़िक्र किया, नेटवर्क अटैक्स का ज़िक्र किया कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क के ऊपर अटैच होते हैं उनको किस किस्म के रिस्क आ सकते हैं, किस किस तरह के वायरसेस आ सकते हैं। वायरस के अलावा कुछ और कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क अभी हमने डिस्कस किया था, जिनको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ देखेंगे। जिसमें सबसे पहले है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड यूज, कि आपके कंप्यूटर को कोई ऐसा बंदा एक्सेस कर रहा है, ये भी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क है, जिसको ऑथराइज नहीं था, या एक्सेस तो है, उसको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी अलाउ नहीं थी बट वो परफॉर्म कर रहा है, जो कि ऑथराइज नहीं था बट वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है जो उसको अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आती है चीज़। अनऑथराइज्ड एक्सेस इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क विदाउट परमिशन, कि आप कंप्यूटर को या नेटवर्क को परमिशन के बगैर यूज कर रहे हैं, जो कि आपको अलाउ नहीं था। और अनऑथराइज्ड यूज क्या है? यूज ऑफ ए कंप्यूटर और इस डेटा फॉर अनअप्रूव्ड और पॉसिबली इलीगल एक्टिविटीज। इसमें इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि आप ऑफिस के अंदर बैठ के अपने किसी बच्चे के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और वो उसकी असाइनमेंट कर रहे हैं, या अपना कोई प्राइवेट बिजनेस का काम है और वो सॉफ्टवेयर आप वहाँ पे इंस्टॉल करके उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, हालांकि आपको अलाउ नहीं है। या कोई ऐसा रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का, जो कि आप अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो आपको अलाउ नहीं है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस कौन सी हैं और अनऑथराइज्ड यूजेस क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस या यूज़ को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन जो कुछ कंपनीज यूज़ करती हैं जी, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, कि एक पॉलिसी आइडेंटिफाई कर दी जाए कि कौन किस वक्त क्या यूज़ कर सकता है। और डेफिनेटली आप उसका लॉग मेंटेन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का, कि किस यूज़र ने कौन सी साइट, किस यूज़र ने कौन से रिसोर्स यूज़ किए, किस यूज़र ने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया किस टाइम के ऊपर। जैसे यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स दिखाई गई हैं। दिस कंप्यूटर बिलोंग्स टू ए होम ग्रुप, शेयर लाइब्रेरीज एंड प्रिंटर्स। यहाँ पे कोई बॉक्स, किसी बॉक्स को चेक नहीं किया गया। इट मीन्स के डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं किए गए, पिक्चर शेयर नहीं है, वीडियोस शेयर नहीं है, तो डेफिनेटली वो उन वीडियोस को जो भी यूज़र यूज़ कर रहा होगा वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा डिसेबल फाइल्स एंड प्रिंटर शेयरिंग, आप यहाँ से फाइल्स और प्रिंटर शेयरिंग को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप फायरवॉल्स यूज़ करके पर्सनल कंप्यूटर फायरवॉल्स यूज़ करके या इवन नेटवर्क फायरवॉल्स यूज़ करके आप नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल डिफरेंट यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कि ये वाली एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, इंट्रूजन डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर यूज करके आप कोई इंट्रूडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे किसी इंट्रूडर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने उसकी एक्सेस प्रिविलेजेस जो हैं वो उसको ख़त्म कर दिया, उसको नहीं एक्सेस कर सकता। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र जो है, सपोज आपके पास एक सिस्टम के ऊपर 4-5 टाइप के यूज़र्स आके बैठते हैं, उनमें से कौन सा यूज़र किस सॉफ्टवेयर को, किस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दीज सम टेक्निक्स एज द मेयर्स, कि आप एक पॉलिसी बना लें और उनको गवर्न करें, या फिर आप डिसेबल कर दें फाइल्स एंड प्रिंटर शेयरिंग का। जब आपके पास ऐसा यूज़र हो जिसके साथ आपने शेयर करना है तो फिर उसको आप एनेबल कर लें। कुछ फायरवॉल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि ये वाले यूज़र इन सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते, या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एक एक्सेस कंट्रोल बना सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल डिफाइन हु कैन एक्सेस अ कंप्यूटर, व्हेन दे कैन एक्सेस इट एंड व्हाट एक्शंस दे कैन टेक। कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक डिफाइन कर दिया जाए जिसमें पूरा का पूरा आप एक स्केड्यूल मेंटेन कर लें, पूरा का पूरा एक प्लान मेंटेन कर लें कि कौन कौन कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, किस टाइम पे वो कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, और उसका लॉग आप ऑन कर लें, ट्रैक रखें कंप्यूटर के ऊपर कि किस किस यूज़र ने कौन कौन सी एक्शंस परफॉर्म किए हैं। टू फेज प्रोसेस कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, कि आप किस तरह से अश्योर कर सकते हो कि सही यूज़र सही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए आपकी अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट किस्म के आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जीमेल के अकाउंट्स हैं, आपके एलएमएस के अकाउंट हैं, इन सारे अकाउंट्स के ऊपर आप ये वाली इस तरह की आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जी सही यूज़र है, वैलिड यूज़र परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही होगा तो उसकी आईडी होगी और वही उस एलएमएस को यूज़ कर सकेगा। ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो यूज़र कह रहा है कि मैं हूँ, क्या ये वही है, ये ऑथेंटिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन वैलिड यूज़र, अब वैलिड यूज़र बहुत सारे होंगे, उनमें से जो कह रहा है कि मैं एक्स वाई जी हूँ, तो क्या ये एक्स वाई जी ही है, दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए आपके पास यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, पास फ्रेज हैं, और कैप्चा आप देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट किस्म के नंबर्स आ जाते हैं, आपने उनको कॉपी करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, या फिर बाज़ात आपसे पूछा जा रहा होता है कि आई एम नॉट रिपोर्ट, या फिर आपसे पूछा जा रहा होता है कि जी इस डायग्राम के अंदर व्हीकल्स वाले सेक्शंस को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के कैप्चाज और पास फ्रेज को यूज़ करके आपसे ऑथेंटिफिकेशन ली जा सकती है। या इसके अलावा बाजू का तो ये होता है कि आपके पासवर्ड के साथ कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जैसे जी योर मदर्स मिडल नेम, सपोज अगर किसी ने यूज़र नेम पासवर्ड आपका चोरी कर भी लिया है तो फर्दर उसकी ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपके पास कुछ और वेरिफिकेशंस आ जाती हैं, जैसे कि जी मदर नेम या यूर हॉबी। तो जो आपने अपना अकाउंट बनाते हुए उस क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर किया होगा, आप वही आंसर करेंगे तो आपकी ऑथेंटिकेशन होगी। तो ऑथेंटिकेशन अनऑथराइज्ड एक्सेस को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करके एक पोसेस्ड, सेकंड थिंग क्या है जी कि एक पोसेस्ड ऑब्जेक्ट यूज करके आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका एटीएम कार्ड है, गो कि आपके पास अपना पासवर्ड भी है, लेकिन अगर किसी के पास वो आप वाला एटीएम कार्ड नहीं है तो वो आपके पिन नंबर को अगर वो जान भी गया है तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट पोजेशन में होगा तब आप वो अपना काम परफॉर्म कर सकेंगे। इसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक रीडर ले लें, अगर कोई वो कार्ड स्कैन करेगा, कुछ कंपनीज ये यूज़ करती हैं कि जब वो सिस्टम के ऊपर जाके कार्ड स्कैन किया जाता है तो तब जाके आप उस सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। तो कोई पोजेशन में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इज एनी आइटम दैट यू मस्ट कैरी टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर फैसिलिटी, किसी कंप्यूटर को या किसी फैसिलिटी को यूज करने के लिए आपके पास वो डिवाइस होना ज़रूरी है, जिसकी मैंने मिसाल दी आपका एटीएम कार्ड। ऑफन आर यूज इन कम्बिनेशन विद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि आपके पास वो पोसेस्ड ऑब्जेक्ट भी होता है, साथ में आप अपना पासवर्ड देते हो या आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हो, वो एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाते हो और उस पर्टिकुलर डिवाइस को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैयर जो हो सकता है कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज़ करके, बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या हैं आप अपनी डेली लाइफ में आजकल देखते हैं, authenticates a person's identity by translating a personal characteristic into a digital code that is compared with a digital code in a computer। सपोज जब आपने अपना अकाउंट बनाया या आपको को आईडी नंबर दिया गया या यूज़र नंबर दिया गया, उस वक्त आपकी फिंगरप्रिंट ले ली गई और वो फिंगरप्रिंट अब स्टोर्ड है जिस डिवाइस में आप लॉगिन होना चाहते हैं। सपोज एक कंप्यूटर है तो उसके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है या डेटाबेस में स्टोर है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस कंप्यूटर को ऑन करना चाहेंगे वो आपसे आपका बायोमेट्रिक मांगेगा।
सपोज आप फिंगरप्रिंट्स कह रहे हैं, आईज का कह रहे हैं, या फेस डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर आप आजकल देख रहे हैं। आजकल तो ये एक बड़ी कैजुअल सी चीज़ है, आम सी चीज़ है। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप देखते हैं कि आप पासवर्ड के थ्रू भी उसको स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगरप्रिंट को यूज़ करके लॉगिन हो सकते हैं, अपनी स्क्रीन को फ़ोन की स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं। तो है क्या बेसिकली, ये आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है कि जिस बंदे का ये डिवाइस है, वही बंदा अगर डिटेक्ट उससे करेगा, अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाएगा, तो उसी से आप दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को या यूज़ को रोक सकते हैं। एक और ये डिफरेंट किस्म के हमने आस्पेक्ट डिस्कस किए जो कि यूज़र एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें हमने यूज़र नेम पासवर्ड की बात की, और उसके बाद हमने प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट की बात की, और उसके बाद हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात की, ऑथेंटिकेशन की बात की। इसके बाद नेक्स्ट जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है आपका, हार्डवेयर थेफ्ट एंड वेंडलिज्म। अब हार्डवेयर थेफ्ट तो नॉर्मली जिस तरह से फिजिकली कुछ चीज़ें चोरी की जाती हैं, आपकी हार्डवेयर ही कोई उठा के ले गया, मोबाइल फ़ोन आपका चोरी हो गया, या आप कंपनी के मैनेजर की नोटबुक चोरी होगी, तो ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क है डेफिनेटली। एक आम यूज़र का कंप्यूटर या किसी कंपनी के एमडी का कंप्यूटर, इस इन दोनों की सिक्योरिटी में फ़र्क है। एमडी का कंप्यूटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी कंपनी के बिजनेस प्लान्स पड़े हैं, सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो कंपटीटर ने अगर वो कंप्यूटर आपका चोरी कर लिया, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा कंपनी के लिए लॉस हो सकता है। तो उसको उसी हिसाब से फिर मैनेज किया जाए, ताकि हार्डवेयर थेफ्ट को कम से कम किया जा सके। तो हार्डवेयर थेफ्ट इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट। आपकी हार्ड ड्राइव ही कोई निकाल के ले गया, सीडी चोरी हो गई, या इवन नोटबुक पूरी की पूरी चोरी होगी। हार्डवेयर वेंडलिज्म क्या है? वेंडलिज्म इज द एक्ट ऑफ डीफेसिंग और डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर इक्विपमेंट। कोई आया लैब में पड़े तारें काट के चला गया, या कोई सारे के सारे कंप्यूटर्स को तो किसी चीज़ के साथ उसकी हैमरिंग कर दी। दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर वेंडलिज्म। या आप इवन बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक और कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क है। टू हेल्प रिड्यूस द चांसेस ऑफ थेफ्ट, कंपनीज एंड स्कूल यूज अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। कि थेफ्ट को आप किस तरह से, ये जिस तरह से नॉर्मल दूसरी चीज़ों के लिए डेफिनेटली आप कुछ मेजर्स लेते हैं चोरी को बचाने के लिए, तो चूंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेज है, उसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, बिजनेस प्लान है, हर चीज़ है। तो इनको आपको चोरी होने से बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके सिक्योरिटी रिस्क में ज़्यादा आती हैं। तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के जो कंपनीज़ हैं या स्कूल्स हैं, वो कुछ मेजर्स लेते हैं कि फ़िज़िकल एक्सेस कंट्रोल को रिड्यूस किया जाए, चीज़ों को छुपा के रखा जाए, या अलार्म सिस्टम्स कुछ ऐसे लगाए जाएँ, या केबल टू लॉक इक्विपमेंट। ये जैसे यहाँ पे आपके पास एक को सामने नज़र आ रहा है, लैपटॉप को एक केबल के थ्रू लॉक किया गया है कि आप इसको यहाँ से नहीं उठा सकते। रियल टाइम लोकेशन सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोकेशंस को जज कर रहे हो। आजकल आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर लोकेशन सिस्टम है, अगर गाड़ी किसी पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर जाती है, तो यू कैन गैस कि आपकी गाड़ी चोरी होगी, किसी ऐसी जगह पे चली गई जहाँ पे नहीं जा रहा, तो उसका आपको अलार्म आ जाता है। उसके अलावा पासवर्ड, प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट्स एंड बायोमेट्रिक्स, कि आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके, जैसे हमने पहले बात की, कि किसी एक कंप्यूटर के साथ आप एक प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको चलाया जा सकता है या लॉगिन किया जा सकता है। या कोई और डिवाइस है, जब तक प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो बायोमेट्रिक डिवाइस या बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होगी, तब तक उस डिवाइस को यूज़ ही नहीं किया जा सकता। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपने हार्डवेयर थेफ्ट या वेंडलिज्म को कम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर थेफ्ट क्या है? एक और सिक्योरिटी रिस्क हार्डवेयर थेफ्ट के साथ अकर्स व्हेन समवन स्टील सॉफ्टवेयर मीडिया। वो सॉफ्टवेयर मीडिया उठा लेता है, हार्ड ड्राइव आपकी चोरी होगी, या सीडी
चोरी होगी, या और जो भी सॉफ्टवेयर जिस पे आपका स्टोर था वो डिवाइस आपकी चोरी हो चुकी है। इंटेंशनली अरेज प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर थेफ्ट्स में ये चीज़ आती है कि इंटेंशनली आपके सिस्टम में से सॉफ्टवेयर को, किसी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को अरेज कर दिया गया या कोई डाटा डिलीट कर दिया गया। इलीगली कॉपीज अ प्रोग्राम, आप एक प्रोग्राम को इलीगली कॉपी कर लेते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जिस तरह आजकल आपको मिलते हैं डेली लाइफ के आम रूटीन में, बेसिकली ये इलीगल सॉफ्टवेयर की कॉपीज होती हैं। इलीगली रजिस्टर्स एंड और एक्टिवेट्स ए प्रोग्राम, आपने किसी इलीगली किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट कर लिया या रजिस्टर कर लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर थेफ्ट्स के अंदर आती हैं। इन से को अवॉइड करने के लिए किस तरह के मेजर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक सिंगल यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट टिपिकली कंटेन्स द फॉलोइंग कंडीशंस। आप एक सिंगल यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट कर लेते हो, जो भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए देखते हैं कि आपके सामने एक एग्रीमेंट आता है, उसके पे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप उसको आई एक्सेप्ट करके तो फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब उसमें किस तरह की कंडीशन हो सकती हैं? परमिटेड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर वन ऑन वन कंप्यूटर, कि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जा सकेगा। मेक वन कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा, इवन एक कंप्यूटर के अंदर भी आप एक से ज़्यादा कॉपीज नहीं रख सकते। रिमूव द सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर बिफोर गिविंग इट अवे और सेलिंग इट, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को किसी और दूसरे सिस्टम पे या एक कंप्यूटर को सिक्के पे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप किसी दूसरे पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो पहले वाले से आप उसको रिमूव करोगे। दीज आर द परमिटेड। नॉट परमिटेड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन अ नेटवर्क, या नेटवर्क के ऊपर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। गिव कॉपीज टू फ्रेंड्स और कोलीग्स व्हाइल कंटिन्यूइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर, खुद भी यूज कर रहे हैं और उसकी कॉपीज आप कोलीग्स को भी दे रहे हैं, तो ये आपकी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर आता है। एक्सपोर्ट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे को सेल कर देते हो। रेंट और लीज द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपने अपने लिए लिया हुआ है आप उसको फर्दर किसी को रेंट करते हैं विदाउट द परमिशन, तो ये आपके लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन आपकी लिखी जाती हैं। इसके अलावा कॉपिंग, लॉनिंग, बोरिंग, रेंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी ए वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ, कि कॉपीराइट के कुछ लॉस होते हैं जिस तरह से आपको यहाँ सामने दिखाया गया है। प्लीज रिव्यू द टर्म्स ऑफ द एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट बिलो, आप इन सबको रीड करते हो और उसके बाद अगर एक्सेप्ट करते हो तो डेफिनेटली फिर आप उसको कॉपी या किसी को लोन पे नहीं दे सकते, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स प्रोडक्ट एक्टिवेशन टू फंक्शनली फुल, आप अक्सर देखते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए वो आपको ट्रायल वर्जन दे देता है, उसके बाद वो कहता है इसको एक्टिवेट करो। अब एक्टिवेशन बेसिकली क्या है कि एक ही कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर वो वाला इंस्टॉल हो सकेगा जो आपने कॉपी ली हुई है। अगर आप एक से ज़्यादा में इंस्टॉल करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ कंप्यूटर की उसको पता चलेगा, सॉफ्टवेयर जो भी आपकी प्रोवाइडिंग कंपनी है उनको पता चलेगा कि ये एक से ज़्यादा सिस्टम पर यूज़ हो रहा है, लिहाजा उसको इंस्टॉल वो नहीं करने देगा। तो इस तरह से आप कुछ प्रोडक्ट एक्टिवेशन को इन्वॉल्व करके अपनी सॉफ्टवेयर थेफ्ट की जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। जी जी, तो नेक्स्ट जो आपके पास सिक्योरिटी रिस्क है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, वो है इंफॉर्मेशन थेफ्ट, कि इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है। एक तो उसे सॉफ्टवेयर चोरी हो गया, हार्डवेयर चोरी होगा, कोई चीज़ सॉफ्टवेयर नहीं चोरी है लेकिन आपका डाटा जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर के अंदर वो उठाई जा रही है। When someone steals personal और confidential information, क्या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी, ये आपकी नेटवर्क के ऊपर भी चोरी हो सकती है या आपकी किसी लोकल मशीन से भी कोई बंदा उठा सकता है। तो इसके लिए डेफिनेटली द वेरी स्ट्रॉन्ग आप कह लें मेजर जो है वो आपका इंक्रिप्शन है। इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू अनरीडेबल कैरेक्टर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि आप अपने डाटा के ऊपर एक पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई कर देते हो, उस फार्मूला के साथ वो सारा का सारा डाटा इंक्रिप्ट हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो रीडेबल नहीं रहता, उस डाटा की समझ नहीं आती, कोई उस डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उस डाटा के अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई वो समझ नहीं आती। सपोज मैं यहाँ पे अगर सिंपल सी मिसाल लूँ, अब आपने अगर वर्ड लिखा हुआ है एप्पल,
आप उसको इनक्रिप्ट कर लेते हो। इनक्रिप्ट आप इस तरह से करो, इनक्रिप्शन का एक फार्मूला, सपोज आप कहते हो जी कि हर नंबर के, हर करेक्टर के एस्की के अंदर आप 20 ऐड कर दें और उसमें से 20 ऐड कर दें और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेफिनेटली आपके पास जो नए करेक्टर्स आएंगे, या कुछ आप 5 से ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या 4 से डिवाइड कर दें। अब ये फार्मूला आपको पता है, तो जब जी, ये सॉरी थोड़ी सी इसमें इंटरप्शन थी। तो आपके पास नई एस्कीज आ जाएंगी, तो नए करेक्टर्स होंगे। अब जो बंदा इसको डिक्रिप्ट करना चाहता है या उसको रीडेबल फॉर्म में लाना चाहता है, वो इसी फार्मूला को उलट अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल फॉर्म है डेटा की, वो आ जाएगी। तो इसके अलावा इंक्रिप्शंस के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, आप आगे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज में इंक्रिप्शन के कुछ एल्गोरिदम्स को डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसपोजिशन है, स्विच द ऑर्डर ऑफ द करेक्टर्स। आप सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें, आखिरी करेक्टर को हर वर्ड के अंदर आखिरी करेक्टर को पहले ले आएं, पहले को आखिरी पे ले जाएं, दरमियान वाले को एंड पे ले जाएं। इस तरह करके आप डिफरेंट किस्म के करेक्टर्स के क्या कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन एक फार्मूले के थ्रू। और जब आप उस डाटा को डिक्रिप्ट कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन, बीच में से कुछ करेक्टर्स को दूसरे करेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर दो। सपोज मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी पी आएगा उसको आपने ट्रिपल ए से चेंज कर देना है, यहाँ पे भी टी आएगा उसको आपने ट्रिपल टी से चेंज कर देना है। तो वो यूजर को ये, लेकिन इस बात का इंक्रिप्शन वाले को पता है, जो भी जिस भी किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अगर चेंज कर रहे हैं, क्या उसका नाम लेते हैं, अगर आप एक करेक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, तो इंक्रिप्शन वाले को पता होगा, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ना सामने आपको एक मिसाल भी दी गई कि आप ट्रांसपोजिशन के साथ सॉफ्टवेयर आपका क्या बन जाएगा, ओ एस टी एफ ए डब्ल्यू आर। आपने क्या किया कि इसके करेक्टर्स को चेंज कर दिया। अब आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या बन गया, जब आपने रिप्लेस द करेक्टर विद अदर करेक्टर्स, तो यहाँ ये बन गया। ठीक है जी। एक्सपेंशन, इंसर्ट करेक्टर्स बिटवीन एग्जिस्टिंग करेक्टर्स, आपने पहले वाले करेक्टर्स के अंदर कुछ और करेक्टर्स ऐड कर दिए। ये सारा बताया जा रहा है कि इंक्रिप्शन आप किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के थ्रू करेंगे, ताकि डिक्रिप्शन करते हो आप उसी एल्गोरिदम को फॉलो करो और डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। जैसे यूजर, ये आपने वो क्या कहते हैं, लेटर वाई इंसर्टेड आफ्टर ईच करेक्टर, हर करेक्टर के बाद आपने लेटर वाई ऐड कर दिया। अब इस बात का आपको पता है, किसी दूसरे बंदे को इसका नहीं आइडिया होगा। कंपैक्शन, रिमूव करेक्टर्स एंड स्टोर एल्सवेयर, आपने क्या किया कि कुछ करेक्टर्स बीच में से रिमूव कर लिए और किसी और जगह, किसी और फाइल के अंदर स्टोर कर लिए। अब जैसे एवरी थर्ड लेटर रिमूव्ड, हर थर्ड करेक्टर आपने रिमूव कर लिया और साथ में एक छोटी सी फाइल भेज रहे हैं जिसको आप की फाइल कह रहे हैं, वो साथ। अब किसी को नहीं पता कि ये जो करेक्टर्स हैं ये थर्ड करेक्टर है। ये सिर्फ जहाँ पे डिक्रिप्शन हो रही होगी उसी मशीन के पे डिक्रिप्शन होती है, या आप इसको किसी ईमेल के थ्रू किसी दूसरी साइट पे डाटा भेजते हैं, तो उसको पता होगा कि इसकी डिक्रिप्शन की क्या है, एल्गोरिदम कौन सा है, किस तरह से इसको डिक्रिप्ट करना है और अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। यहाँ पे एक पब्लिक की इंक्रिप्शन की एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है। द सेंडर क्रिएट डॉक्यूमेंट टू बी ईमेल टू द रिसीवर, यानी कि आप नेटवर्क के ऊपर डाटा भेजना चाह रहे हैं, आप क्या करें, उसको इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, ताकि रास्ते से अगर डाटा चोरी होता है तो उस डाटा की किसी को समझ ना आ सके, क्योंकि आपने उसको इनक्रिप्ट किया हुआ है।
to be emailed to the receiver. The new plant will be located. अब जी, तो आप के पास इसको द सेंडर यूजेस द रिसीवर्स पब्लिक की, उसने एक पब्लिक की को यूज किया यहाँ पे। तो इस पब्लिक की के ऐड करने के बाद डाटा का फॉर्मेट ये वाला हो गया। अब इसकी किसी को समझ नहीं है। ट्रैफिक इनक्रिप्टेड मैसेज जाएगा इस रिसीवर के पास। द रिसीवर यूजेस हिज आर हर प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द मैसेज। वो उसकी की को यूज़ करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने की। द रिसीवर कैन रीड और प्रिंट द डिक्रिप्टेड मैसेज। द न्यू प्लांट विल बी लोकेटेड। अब इसके पास उसका सही डॉक्यूमेंट रिसीवर के पास पहुंच गया है। इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं आप। A digital signature is an encrypted code that a person, website, or organization attaches to an electronic message to verify the identity of the sender. कि एक डिजिटल सिग्नेचर आप अटैच कर देते हो किसी भी डेटा के साथ या मैसेज के साथ, जो कि वेरीफाई कर सके कि ये आइडेंटिफाई कर सके सेंडर को। often used to ensure that an imposter is not participating in an internet transaction। कि आपकी एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है, उसमें कोई बीच में इंट्रूडर नहीं है, इम्पोस्टर नहीं है। ये आपके ट्रस्टेड सोर्स से ही आपको ये मैसेज आ रहा है या ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है। वेब ब्राउजर्स एंड वेबसाइट्स यूज इंक्रिप्शन टेक्निक्स। डिफरेंट किस्म की इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज करके आपकी इंफॉर्मेशन को, आजकल आप अपने मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप देखेंगे, वो क्लेम करते हैं कि आपके इंक्रिप्टेड मैसेजेस भेजे जाते हैं, इसके में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा पॉपुलर सिक्योरिटी टेक्निक्स जो इन्फॉर्मेशन थेफ्ट के लिए आ सकती हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं। कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स किसी को आप अगर फॉलो करते हैं, ले लेते हैं, वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो फिर आप की जो इंफॉर्मेशन से बचा जा सकता है। या फिर कुछ वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स एच टी टी पी, कुछ वेबसाइट्स आप खोलेंगे तो वहाँ यहाँ पे एच टी टी पी आ रहा होता है, और कुछ वेबसाइट्स के साथ आप देखेंगे तो एच टी टी पी एस आ रहा होता है, विच इंडिकेट सिक्योर वेब पेज। कि ये सिक्योर्ड वेब पेज है, ये कोई ना कोई इंक्रिप्शन की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, डाटा आपका यहाँ पे सिक्योर्ड है। तो अगर किसी ये वाला लॉक और इस तरह से एच टी टी पी एस यहाँ पे आ रहा हो, इट शोज दैट इंडिकेटेड वेब पेज इज सिक्योर्ड। जी, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क में आ सकते हैं, सिस्टम फेलियर आ सकते हैं, जिसको नॉर्मली अब उसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर तो उसका ये है कि हार्डवेयर की एजिंग है, हार्डवेयर बहुत पुराना हो गया और वो चलते चलते एकदम से आपका मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर गया है। तो ये भी डेफिनेटली एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो a system failure is the prolonged malfunction of a computer. A variety of factors can lead to the system failure. Aging, natural disaster, कोई आसमानी बिजली गिरी है और उसने आपके सिस्टम को फेल कर दिया है, किसी नेटवर्क को फेल कर दिया है, कंप्यूटर सिस्टम को फेल कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर प्रॉब्लम्स, आपकी जो सप्लाई आ रही थी अंडर वोल्टेज वो ओवर वोल्टेज, कोई नॉइजेज आ रहे हैं, टेलीफोन की लाइंस आपकी नॉइज की वजह से इंटरप्ट हो रही हैं, या कंप्यूटर्स प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं। तो ये भी कुछ सिक्योरिटी के रिस्क हैं जो कंप्यूटर के साथ आ सकते हैं, जिनको हम सिस्टम फेलियर की क्लास के अंदर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अवॉइड तो यूँ कहें कि रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। टू वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सिस्टम फेलियर्स काज्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर वेरिएशन इंक्लूड, आप सर्ज प्रोटेक्टर्स यूज़ कर लें। सर्ज प्रोटेक्टर क्या है कि वो आपको एक स्टेबल पावर सप्लाई सिस्टम को देते हैं, यानी कि अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज आ जाए। जैसे अगर मैं सादा मिसाल दूं, आपके
स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं कुछ मशीन्स के साथ। अब वो स्टेबलाइजर क्या कर रहे होते हैं कि आपको एक सेम वोल्टेज दे रहे होते हैं, स्टेबल वोल्टेज दे। अगर वोल्टेज सप्लाई से कम हो जाए तो उसको ज़्यादा करके देते हैं, ज़्यादा हो जाए तो वो उन वोल्टेजेस को कम करके दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी अपनी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के अंदर। इसके बाद यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज को आप यूज़ करें ताकि बार बार पावर सप्लाईज के फ्लक्चुएशंस ना आए। और इस तरह से आप यहाँ पे एक यूज, जैसे यूपीएस भी आपको शो करवाया गया, तो आप यूपीएस, ये सिस्टम के लिए यूपीएस है जिसमें बैटरी बैकअप के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस तरह से सिस्टम फेलियर के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क हैं और उसकी कुछ आपको सेफ गार्ड्स भी हमने साथ साथ डिस्कस किए। तो एंड पे जो अल्टीमेट सेफ गार्ड है वो बैकअप ही है कि आप जो भी फाइल आपने बनाई हुई है, जो भी आपका डेटा है, आप उसका बैकअप ज़रूर रखें। बैकअप से मुराद है कि आपकी ओरिजिनल फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी, जो कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई है या डिस्ट्रॉय हो, डैमेज हो गई है या आपने लॉस्ट कर दी है, तो वो बैकअप फाइल उसकी जगह चल सके और वो उसी तरह से आपको सेम इंफॉर्मेशन या फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। टू बैकअप ए फाइल मीन्स टू मेक अ कॉपी ऑफ इट। ऑफ साइट बैकअप्स आर स्टोर्ड इन ए लोकेशन सेपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर साइट। डेफिनेटली अगर आपने बैकअप फाइल उसी सिस्टम के अंदर रखी हुई है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बैकअप फाइल भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए और डैमेज हो जाए। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी ऑफ साइट बैकअप्स पे रखें, किसी दूसरी जगह पे रखें जहाँ पे कंप्यूटर में ओरिजिनल फाइल नहीं है, और उसको डेफिनेटली आपको अपडेट भी करना पड़ेगा ताकि जब कभी आपकी ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाती है तो आप उस बैकअप को यूज़ कर सकें। या दूसरा तरीकाकार आपका क्लाउड स्टोरेज का है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन का या डेटा का स्टोर करें नेटवर्क के ऊपर, उसका बैकअप नेटवर्क के ऊपर रखें। जैसे आजकल आप लोगों के पास, और नहीं तो जीमेल के अकाउंट्स तो हैं, उसमें आपको पास ड्राइव मिलती है 15 GB तक, ठीक है जी। ये डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स पे डिफरेंट किस्म की कैपेसिटी है। तो एटलीस्ट आप अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नेटवर्क के ऊपर रख लें, कंप्यूटर नेट, लेकिन सिक्योर्ड वे में, ताकि आपके पास बैकअप अवेलेबल हो। अगर आपके कंप्यूटर से आपकी भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाती है तो आप नेटवर्क के ऊपर वो क्लाउड के ऊपर आपकी पड़ी हुई हो इन्फॉर्मेशन। तो बैकअप की भी कुछ कंपनीज फुल, या कुछ लोग यूजर्स या कुछ कंपनीज फुल बैकअप रखने की जितनी फाइल है सारी की सारी आप उसका बैकअप रख लें। लेकिन अगर आपके सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर, सपोज मैं जैसे बात करता हूँ मूवीज़ हैं या सॉन्ग्स हैं, अब वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दोबारा भी डाउनलोड किए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपने कोई असाइनमेंट की हुई है, वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव बैकअप रख सकते हैं कि सिलेक्टिव डाटा जो है उसको क्लाउड के ऊपर स्टोर किया जा सके। इसके अलावा जो एक बैकअप की पॉलिसी है, 3 जनरेशन बैकअप पॉलिसी, कुछ कंपनीज यूज़ करती हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं इसको, कि वो 3 कॉपियां बना के रखते हैं। वेयर द चाइल्ड वन इज द करंट फाइल, parent is the second oldest, and the great grandparent is the oldest file of the same oldest copy of the same file। तो आप सेम फाइल की 3 कॉपियां बना के रखते हैं ताकि अगर चाइल्ड डिलीट हो जाए तो पेरेंट को आप रिस्टोर करें, अगर पेरेंट डिलीट हो गया तो फिर आप ग्रैंड पेरेंट को रिस्टोर कर सकें। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ को यूज़ करके फाइल्स का बैकअप बना के तो डाटा कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क को कम कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हम अगली वीडियो के अंदर फाइल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे।